नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, पंचायती राज दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री ने तोहफे की बारिश की है। जालौन के डकोर विकास खंड के ग्राम पंचायत एरी रामपुरा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रामीण जनता को कई तोहफे दिए। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानों के साथ जिला पंचायत अध्यक्ष को भी सम्मानित किया है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्चुअली शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने पंचायत में स्मार्ट सिटी की तर्ज पर ही स्मार्ट गांव तैयार करने के प्रधानमंत्री के संकल्प को पूरा करने का आह्वान किया। सीएम योगी ने जालौन जिले में 682 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण किया है। सीएम योगी ने कहा, राज्य का जनपद का एरी रामपुरा ग्राम एक मॉडल है। अगर ऐसी सोच हर ग्राम पंचायतों की होगी तो पंचायतें विकास की धुरी जरूर बनेगी। बहुत स्पष्ट है कि विकास की धुरी हमारी ग्राम पंचायतें बने और ग्राम पंचायतों के माध्यम से हम विकास के कार्यों के साथ गांव के प्रत्येक नागरिक की सहभागिता को सुनिश्चित करें। ग्राम प्रधान जी ने अभी कुछ देर पहले यहां पर ग्राम सभा की पूरी यहां पर प्रस्तुतिकरण ग्राम सभा की बैठक का उन्होंने यहां पर पाठ किया कि गांव सभा में पिछली बैठक में क्या हुआ था, आज की बैठक में क्या क्या चीजें हम आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि आज के दिन पर विकास कार्य के लिए पैसे की कमी नहीं, लेकिन अगर गांव के लोग एक सकारात्मक भाव के साथ ग्राम प्रधान के साथ ग्राम पंचायत के सदस्यों के साथ मिलकर के इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे तो ग्राम सचिवालय, जिसके माध्यम से गांव के बनने वाली सभी प्रकार की योजनाओं को आगे बढ़ाने में तो मदद मिलेगी ही। हम लोग मिशन शक्ति के अंतर्गत महिला बीट पुलिस अधिकारी के साथ साथ सप्ताह में एक दिन ग्राम पंचायत के अंदर महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित और केंद्र और प्रदेश सरकार से जुड़ी हुई सभी प्रकार की योजनाओं को भी हम गांव में एक साथ उन योजनाओं का प्रचार प्रसार भी करें और उन समस्याओं के समाधान का भी मार्ग हम निकालें। 45,000 तकनीकी उपकरण से युक्त पंचायत सचिवालय, जिनमें 6 और 682 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से कार्य संपन्न हुआ है, इसके लिए भी मैं ग्राम सचिवालय के डिजिटीकरण के इस लोकार्पण का कार्यक्रम आज यहां पर संपन्न हुआ है। इसके लिए मैं सभी ग्राम पंचायतों को जहां पर ये ग्राम सचिवालय का निर्माण संपन्न हुआ है उन्हें हृदय से बधाई देता हूं। वहीं लखीमपुर खीरी हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा ने रविवार को कोर्ट के सामने सरेंडर कर दिया। केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्र ट्रेनी के बेटे आशीष को 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में लखीमपुर खीरी जेल भेज दिया गया है। 18 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने आशीष की जमानत रद्द करते हुए उसे 1 सप्ताह में सरेंडर के लिए कहा था। आशीष ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए समय से 1 दिन पहले रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने सरेंडर किया। जानकारी के मुताबिक आशीष मिश्रा को पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच पिछले दरवाजे से जेल ले जाया गया है। मालूम हो कि अक्टूबर 2021 में किसान आंदोलन के बीच लखीमपुर खीरी जिले में किसानों को कुचलने की एक घटना सामने आई थी। इसमें अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्रा के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज हुआ था। इसके बाद आशीष को जेल भी जाना पड़ा था। वहीं यूपी सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने आजमगढ़ जिले के बस अड्डों का निरीक्षण किया। बस अड्डे पर ना तो सफाई मिली और ना ही यात्रियों के पीने का पानी नजर आया। महिला यात्रियों के बैठने की भी व्यवस्था न मिलने पर परिवहन मंत्री ने आरएम को कड़ी फटकार लगाते हुए व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की बात कही है। परिवहन मंत्री दयाशंकर ने बसों की खस्ता हालत पर कहा कि कोरोना संक्रमण के चलते कई बसें हम नहीं खरीद सके थे, नई बसें नहीं आ पाई थीं। अब 1000 नई बसें खरीदी जाएंगी और जो पुरानी बसें हैं उनकी मरम्मत करवाई जाएगी। जहाँ तक रोडवेज की नाकामारी की बात है, उस पर मैं थोड़ी वैकल्पिक व्यवस्था, क्योंकि हमारे यात्रियों को असुविधा न हो। हमारा दूसरा कारण ये भी है कि हमारे यात्रियों को सुविधा देना। तो हमारे अभी मैं जहाँ जहाँ नाकामारी चल रही है, मैं सभी रूटों को अभी चिन्हित कर रहा हूँ और वहाँ पर अपने रोडवेज की बसें लगाने के लिए मैं निर्देशित किया हूँ। हमारी बसें लग जाएंगी, उसके बाद कोई भी नाकामार वाहन नहीं चलती पाई जाएंगी और यदि चलती पाई जाएंगी तो जिस आरटीओ के क्षेत्र में चलती पाई जाएंगी उस आरटीओ को सस्पेंड। पुलिस अपराध पर नकेल कसने का दम भर रही है, लेकिन जब घर के अंदर ही रिश्तों का कत्ल हो जाए तो पुलिस भी क्या करे।
ताज़ा मामला कानपुर देहात के मंगलपुर थाने क्षेत्र का, जहां पर एक भाई ने भाभी के साथ अवैध संबंधों के चलते अपने ही भाई का बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। मामला मंगलपुर थाने के अलियापुर गांव का, जहां पर संतोष नाम के व्यक्ति का शव भाई सुनील के घर के अंदर एक कमरे में मिला और परिजन संतोष को पिछले कई दिनों से ढूंढ रहे थे, लेकिन जब घर के ही कमरे से बदबू आने लगी तो ग्रामीणों में सनसनी फैल गई और आनन फानन में पुलिस को इत्तला की गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को घर से निकाला और जांच में जुट गई है। आपको बता दें कि खूनी कितना भी शातिर क्यों ना हो, कुछ ना कुछ सुराग जरूर छोड़ता है। जैसा कि अलियापुर गांव में देखने को मिला, सुनील ने भाई संतोष की हत्या तो कर दी, लेकिन उसके शव को ठिकाने ना लगा पाया और शव से बदबू आने लगी, जिसके चलते सुनील ने मौके से भागना ही मुनासिब समझा। तो वहीं इस पूरी घटनाक्रम में ग्रामीणों की अगर माने तो सुनील आपराधिक किस्म का व्यक्ति है और इससे पहले भी एक महिला की हत्या मामले में जेल जा चुका है। पंचायती राज मंत्रालय ने दीनदयाल पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार योजना में प्रदेश के मात्र 2 जिले मिर्जापुर और जालौन जिला पंचायत विभाग का चयन हुआ है। जनहितकारी योजनाओं को पारदर्शी तरीके से लागू किए जाने पर यह पुरस्कार हासिल हुआ। लखनऊ में जिले की पंचायत अधिकारी को प्रमाण पत्र जारी किया गया। लखनऊ से विजेता का प्रमाण पत्र लेकर लौटी जिला पंचायत अधिकारी ने बताया कि करीबन 1.5 वर्ष पहले उन्होंने इस पद को ज्वाइन किया था। उन्होंने कहा कि मेहनत रंग लाई और जिले को पुरस्कार के लिए चयनित किया गया। पुरस्कार के लिए आवेदन करने पर जनवरी में टीम जांच करने आई थी, जिन्होंने रिकॉर्ड देखने के साथ ही स्थलीय निरीक्षण भी किया था। कर ली थी और उन्होंने आके देखा सब चीज़ों को, यहाँ से सारे डॉक्यूमेंट्स लेके गए, फिर वहाँ वो चेक हुए, उसके बाद फिर वहाँ से रिकमेंड होके ये हाँ, इसमें हमको जिला पंचायत को 50 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की गई है और दूसरा जिला जो चयनित हुआ वो भी जालौन है, उसको 50 लाख रुपए। पंचायतों को सशक्त बनाने के लिहाज से पीएम मोदी ने आज देश के चुनिंदा ग्राम पंचायतों को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया। इसमें यूपी से 24 गांवों का चयन हुआ है, जिसमें एक गांव कुशीनगर जिले के ठांडीभार गांव है, जो कि बेहद कम वक्त में यहां के युवा प्रधान की प्रगतिशील सोच ने गाँव की तस्वीर बदल दी है। तस्वीरें एक बार आपको भ्रम में डाल सकती हैं कि हम आपको किसी पॉश कॉलोनी से लेकर अन्य ऐसी जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं जो शहरी क्षेत्र है, लेकिन नहीं, ये तस्वीर यूपी के पिछड़े जिलों में शुमार कुशीनगर के ठाडीभार गांव की है। यहाँ के युवा प्रधान की इच्छा शक्ति ने गांव की तस्वीर को बदला है। नतीजा, इस गांव का चयन पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार के लिए हुआ। देश में पीएम मोदी की सरकार बनने के बाद पंचायतों को प्रोत्साहन देने के लिए दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार का आगाज हुआ है, जिसका असर अब दिखने लगा है। गांव भी विकास के रास्ते पर बढ़ चले हैं और यकीनन इससे उम्मीद बढ़ गई है कि आने वाले वक्त में बापू के ग्राम स्वराज का सपना साकार होगा। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ। ललितपुर के एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे विधि एवं न्याय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने समान नागरिक कानून को लेकर अपनी बात साझा की। उन्होंने कहा कि देश में कबीले की संस्कृति नहीं चलेगी, देश संविधान और कानून से चलेगा। मैं स्वयं इसके पक्ष में हूं। इस दौरान एसपी सिंह बघेल ने प्रयागराज में हुई सामूहिक हत्याकांड की निंदा करते हुए कहा कि इसे दरकिनार नहीं कर सकते। देश संविधान से, कानून से, अब कबीले की संस्कृति इस देश में नहीं चलेगी। मैं निजी तौर से इस केस पक्ष में हूँ। उस घटना की मैं निंदा करता हूँ और उसको डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन योगी का कार्यकाल उत्तर प्रदेश सरकारों के इतिहास का स्वर्ण युग है, जैसे गुप्तकाल भारत का स्वर्ण युग था। और उस पर 17 में इस प्रत्याशा में कि भारतीय जनता पार्टी गुड गवर्नेंस देगी, हमारी सरकार बनी। 19 में उस पर लोकसभा के एमपी जिता के मोहर लगी और 22 में पार्टी की पुनः पूर्ण बहुमत की सरकार बनने का मतलब है कि यूपी के लॉ एंड ऑर्डर को जनता ने पसंद किया। लखनऊ के रहीमाबाद के जुगराजगंज में प्रेमिका से मिलने गए प्रेमिका के चचेरे भाई ने चाकू से गोदकर हत्या कर दी। पूरे मामले में मलिहाबाद सीओ योगेंद्र ने
प्रेमिका से मिलने गए प्रेमी को उसके चचेरे भाई ने हत्या कर दी है, इसका खुलासा किया है। मौके पर पुलिस पहुंचकर घटना का निरीक्षण भी करती नजर आई और मृतक के भाई की तरफ से तहरीर पर कार्रवाई शुरू कर दी है। दृष्टया जो जानकारी प्राप्त हुई है उसमें काजल नाम की लड़की है जिसका प्रेमी रोहित है जो काकराबाद का रहने वाला है, वो रात में आया था इसके पास और इसी काजल का ही चचेरा भाई अमित है। जैसा बताया जा रहा है कि वो आवेश गुस्से में आकर के उसको चाकू से हत्या कर दिया। बॉडी को पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई हेतु भेज दिया गया, प्रेषित कर दिया गया है। बस्ती के हरैया तहसील प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करी है। यहाँ के छावनी थाना क्षेत्र के पामट गांव में बंजर जमीन पर बने रिहायशी मकानों पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाते हुए जमीनों को कब्जे से मुक्त करा दिया है। क्षेत्र में अभी भी कई ऐसी जगहें हैं जहां पर सरकारी जमीनों पर कब्जा करते हुए दबंगों ने ऐसे निर्माण कार्य कर रखे हैं। ऐसे लगभग 65 कब्जेदारों को चिन्हित किया जा चुका है। हरैया तहसीलदार सत्येंद्र सिंह ने लोगों को चेतावनी देते हुए कहा है कि कब्जेदार जल्द से जल्द सरकारी जमीन खाली कर दें, नहीं तो बड़ी कार्रवाई की जाएगी। अतिक्रमण हटाने के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। तो वहीं झांसी के मऊरानीपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग झांसी खुजराहो के पास दो बाइकों की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हुई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है जबकि 2 लोग गंभीर तौर पर घायल हुए। मौके पर जा रहे राहगीरों की मदद से घायल युवकों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया गया, जहां डॉक्टरों ने 2 लोगों को मृत घोषित कर दिया है जबकि 2 लोगों को प्राथमिक उपचार के लिए झांसी रेफर किया गया है। बरिया में एक्सीडेंट हुआ है, उसमें सरकारी एम्बुलेंस के द्वारा 4 पेशेंटों को लाया गया था, जिसमें एक मृत अवस्था में आया था, एक का इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। 2 लोगों का प्राथमिक उपचार करने के बाद मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर कर दिया गया है, वो दोनों भी सीरियस हैं। नोएडा के सेक्टर 58 में पुलिस और गौमांस तस्करी के आरोपियों के बीच मुठभेड़ हो गई है, जिसमें 25,000 रुपए के इनामी बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बदमाश के कब्जे से एक पल्सर मोटरसाइकिल, एक अवैध तमंचा और एक जिंदा कारतूस के साथ ही एक खोखा कारतूस भी बरामद किया है। पुलिस बरामद मोटरसाइकिल के बारे में जानकारी हासिल कर रही है। हुई है, क्या कुछ मामला है? देखिए 6 फरवरी को सेक्टर 58 थाने की टीम एसीपी सेकंड के नेतृत्व में इन लोगों ने एक गाड़ी पकड़ी थी जिसमें 6 क्विंटल गोमांस थे और उसके इंटरसेप्शन के बाद से हम लोगों ने उसमें जितने इन्वॉल्व लोग थे उसमें मौके से हम लोगों ने कुछ लोगों को पकड़ा था। उसमें से कुछ लोग ऐसे थे जो सप्लायर थे, कुछ ऐसे थे जो परचेज करते थे। उसमें से हम लोगों ने अब तक 5 लोगों को अकाउंट फॉर किया। जो 6 का मुलजिम था उसके बारे में आज हमारे पास टिप ऑफ था, जिसका नाम शाहिल है। वो इस एरिया में मूवमेंट करेगा और यहाँ से पुनः जो उसका जहाँ पे सप्लाई देता था उस एरिया में क्रॉस करके जाने वाला है और वो उसके बाइक के बारे में भी हमें जानकारी मिल गई थी। हम लोगों ने अपनी टीम लगाई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की अध्यक्षता में कांग्रेस मुख्यालय में बैठक हुई। इस बैठक में पार्टी की आगामी रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई है। पार्टी की तरफ से चलाए जा रहे सदस्यता अभियान और बदली हुई परिस्थितियों में कांग्रेस की प्रदेश में क्या रणनीति होगी, इस पर पार्टी नेताओं ने अपने विचार साझा किए हैं। इस बैठक में कांग्रेस के सभी संगठनों के पदाधिकारी शामिल हुए। सभी जिलों के जिला अध्यक्ष, देहरादून के महानगर अध्यक्ष भी बैठक में मौजूद रहे। उत्तराखंड कांग्रेस में नए अध्यक्ष की ताजपोशी के बाद नए सिरे से प्रदेश संगठन में पदाधिकारियों की नियुक्ति पर प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी नेताओं से सुझाव आमंत्रित किए हैं। जी के जो विचार थे, जो आज के समय में, आज की परिस्थितियों में जो अनुकूल हैं, उनको भी समायोजित करेंगे और जो लोकमान्य तिलक हैं, हमारे लाल बहादुर शास्त्री हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, सभी महान, कांग्रेस के बाद तो एक से एक महान हस्तियाँ हैं, उन सभी के विचारों के साथ साथ हमको आज की जो हमारे चैलेंजेस हैं, जिस तरीके से इकोनॉमी को ख़त्म किया जा रहा है, जिस तरीके से केवल 2 बड़े घरानों को आगे बढ़ाने की होड़ में पूरी सरकार लग गई है, चाहे देश का भट्टा बैठ गया हो,
आम आदमी तेल पानी अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी की चीज़ों को खरीदने से वंचित हो जा रहा हो, तो ऐसी स्थितियों में हमको किस तरीके से लड़ाई लड़नी है, उन सभी चीज़ों का समावेश इसमें किया जाए। आगामी पर्यटन सीजन को देखते हुए मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की तरफ से मसूरी माल रोड को सौंदर्यीकरण किया जाना है। इसी को लेकर आज मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के वीसी ब्रजेश कुमार संत ने मसूरी का दौरा किया है और माल रोड सहित आसपास के क्षेत्रों की जानकारी हासिल करी और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस मौके पर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के सचिव समेत एसडीएम, पुलिस विभाग, पेयजल निगम, मसूरी नगर पालिका, मसूरी होटल एसोसिएशन और मसूरी व्यापार संघ के अधिकारी भी मौजूद रहे। मसूरी एक बहुत पुराना शहर है और हमारी धरोहर है, ना ही प्रदेश की, पूरे देश की धरोहर है। इसमें जहाँ इसमें दिखाई दे रही है कुछ कमियां हैं या पैचेस हैं, कोई चीज़ें हैं, तो उनके रिस्टोर करने की बात है, उस पर हम ध्यान दे रहे हैं और इसको और थोड़ा स्पेसेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे थोड़ा खुला खुला दिखे और पब्लिक फैसिलिटीज़ जितनी हम दे सकते हैं वो देने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि मुझे लगा कि थोड़े वॉशरूम्स और होने चाहिए, खासकर विमेन वॉशरूम या लेडीज़ टॉयलेट जरूर होने चाहिए, उसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं कि हर 500 मीटर पे कोशिश कर रहे हैं कि वो सुनिश्चित हो कि वो हो जाए, थोड़ी ग्रीनरी और बढ़े। हल्द्वानी के मंगल पड़ाव चौकी परिसर में रह रहे पुलिस परिवार के साथ लगातार लंबे समय से छेड़खानी और बच्चों के साथ गलत शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, जिसको लेकर पुलिसकर्मी की महिला आज हल्द्वानी कोतवाली में शिकायत करने के लिए आई थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। तो वहीं बताया जा रहा है कि आरोपी महिला ने पहले भी कई लोगों से विवाद उसका सामने आया था। इस महिला की काफ़ी शिकायतें भी पुलिस के पास आई हैं, जिसके बाद पुलिस ने इस पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की है। ये मंगल पड़ाव चौकी का मामला है। मंगल पड़ाव के जो फैमिली क्वार्टर्स में हमारे कांस्टेबल की वाइफ है, तो उसके द्वारा पड़ोस में रहने वाली एक महिला के लिए शिकायत की गई है। इस संबंध में अभी मौके पर मेरे द्वारा महिला दरोगा और जो एसआई साहब को भेजा गया है, तो जो भी तथ्य होंगे उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी इसमें। इस साल अब तक चारधाम यात्रा को लेकर किसी तरह की पाबंदी नहीं है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि रिकॉर्ड संख्या में तीर्थयात्री देवभूमि का रुख करेंगे। इसको देखते हुए प्रशासन और पर्यटन विभाग की तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। सभी विभागों के पास तैयारियां दुरुस्त करने के लिए 25 अप्रैल तक का टाइम है, लेकिन अभी तक कई तैयारियां नदारद नजर आती हैं। कोरोना टेस्टिंग से लेकर के सड़क निर्माण तक कई ऐसे काम हैं जिसको लेकर अभी भी तैयारियां पूरी होना बाकी हैं, अंतिम रूप दिया जाना बाकी है और कई चीजें ऐसी हैं जिन पर अभी भी ध्यान दिया जाना बाकी है। ये खास रिपोर्ट। सोर्स कर्मचारियों को सरकार की ओर से 31 मार्च को हटा दिया गया था। इससे बॉर्डर समेत रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और सार्वजनिक स्थलों पर टेस्टिंग और ट्रेसिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। कुंभ का वो मंजर कोई नहीं भूला जब बड़ी तादाद में कुंभ मेले में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को कोरोना का सामना करना पड़ा था। ऐसे में एक बार फिर दिल्ली समेत कई राज्यों में कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए एक बार फिर उत्तराखंड के सामने एक बड़ी चुनौती हुई। चारधाम यात्रा का संचालन सुगम तरीके से हो, इसके लिए सड़कों का खुला रखना जरूरी है, लेकिन यात्रा मार्ग पर सक्रिय 40 से अधिक भूस्खलन क्षेत्र स्थानीय प्रशासन और सरकार के लिए चुनौती बनेंगे। शासन की माने तो इन क्रॉनिक एक्टिव लैंड स्लाइड जोन के ट्रीटमेंट पर 100 करोड़ रुपए से अधिक बजट खर्च किया जा रहा है। हालांकि यात्रा शुरू होने से पहले इनमें से ज्यादातर का काम पूरा नहीं हो पाएगा। उधर गंगोत्री यमुनोत्री मार्ग पर चिल्यासी सौड़ से लेकर धरासू बैंड तक हाईवे का काम कछुआ गति से चल रहा है। यहाँ सड़क बेहद जर्जर स्थिति में है। अगर यात्रा से पहले काम पूरा नहीं हुआ तो इसका सीधा असर चारधाम यात्रा पर पड़ेगा। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर चंबा से लेकर धरासू के बीच 12 से अधिक डेंजर जोन है। कड़ी सौड़ के पास रोमल गांव धार में भूस्खलन जोन सक्रिय बना हुआ है। वहीं दूसरी ओर यमुनोत्री धाम की बात करें तो यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर धरासू बैंड से लेकर सिलक्यार के बीच 2 बड़े डेंजर जोन हैं। सड़क की हालत भी बदहाल है। डाबरकोट भूस्खलन जोन का भी ट्रीटमेंट नहीं हुआ है। पालीगाड़ से फूलचट्टी तक सड़क पर गड्ढे ही गड्ढे बने हुए हैं। केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी बसवाड़ा, बडासू और डोलिया देवी के पास डेंजर जोन है। बारिश के दौरान भूस्खलन के कारण इस हाईवे में यातायात में बहुत ही दिक्कतें सामने आती हैं।
इसके अलावा गैरीकुंड को जोड़ने वाली 5 किलोमीटर की सड़क भी बेहद संकरी है। ऐसे में उम्मीद है कि जल्द से जल्द प्रशासन और सरकार इन मुद्दों पर गौर करे और जल्द से जल्द जनता के लिए तैयारियों को दुरुस्त किया जाए। जनता टीवी के लिए अमनप्रीत सिंह की रिपोर्ट।